जिस पिता ने अपना खून जलाकर बेटों के लिए साम्राज्य खड़ा किया, उन्हीं बेटों के लालच ने आज उसे अपने ही घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो हमारे समाज के उस कड़वे सच को बयां करती है, जहां एक सुरक्षा देने वाला हाथ जब पीछे हटता है तो पीछे सिर्फ तबाही और पछतावा रह जाता है। यह कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के पास बने एक पुराने और रसूखदार घराने रतन हवेली की। इस हवेली के मालिक थे दिग्विजय सिंह। दिग्विजय जी का नाम पूरे इलाके में बड़े अदब से लिया जाता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी न केवल अपने परिवार को पालने में लगाई, बल्कि इलाके के सैकड़ों लोगों के लिए वे एक बरगद के पेड़ की तरह थे, जो सबको छाया देता था। दिग्विजय जी के दो सगे बेटे थे, सत्यप्रकाश और विश्वजीत। सत्यप्रकाश बड़ा था और उसने हमेशा से खुद को इस रियासत का होने वाला राजा समझा था। वहीं छोटा बेटा विश्वजीत शहर की चकाचौंध में खोया हुआ एक ऐसा इंसान था, इसे सिर्फ अपने ऐशो आराम से मतलब था। इन दोनों भाइयों के बीच एक बात समान थी, दोनों ही अपने पिता की संपत्ति और उनके रसूख का इस्तेमाल तो करना चाहते थे, लेकिन उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं थे, जिसे दिग्विजय जी ने सालों से निभाया था। हवेली के एक कमरे में बैठकर दिग्विजय जी अक्सर अपनी पत्नी गिरिजा देवी से कहते थे, गिरिजा, मैंने इन दोनों को सब कुछ दिया, अच्छी शिक्षा, पैसा और समाज में मान सम्मान, लेकिन मुझे डर है कि मेरे बाद ये इस बोझ को उठा पाएंगे भी या नहीं। उन्हें लगता है कि ये तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। गिरिजा देवी हमेशा की तरह उन्हें दिलासा देती, आप फिक्र न करें, समय आने पर सब समझ जाएंगे, बच्चे ही तो हैं। लेकिन समय ने कुछ और ही रंग दिखाना शुरू कर दिया। सत्यप्रकाश और विश्वजीत ने गुपचुप तरीके से हवेली की जमीनों का सौदा करना शुरू कर दिया था। वे जानते थे कि जब तक दिग्विजय जी का सुरक्षा कवच उनके ऊपर है, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्होंने पिता के नाम पर भारी कर्ज ले लिया और व्यापार में घाटा होने के बावजूद अपनी शानो शौकत कम नहीं की थी। एक दिन दिग्विजय जी को खबर मिली कि उनके दोनों बेटों ने परिवार के सबसे पुराने वफादार मुनीम सदाशिव काका को अपमानित करके हवेली से निकाल दिया है। सदाशिव काका वो इंसान थे जो दिग्विजय जी के लिए एक ढाल की तरह थे। दिग्विजय जी ने दोनों बेटों को आंगन में बुलाया। उनकी आवाज में आज वो गरज थी जो सालों पहले हुआ करती थी। सत्यप्रकाश, विश्वजीत, तुम लोगों ने सदाशिव काका पर हाथ उठाया। तुम जानते भी हो कि ये हवेली आज अगर खड़ी है तो उसमें उनकी वफादारी का कितना बड़ा हाथ है। सत्यप्रकाश ने बेरुखी से जवाब दिया, बाबूजी, वो पुराने जमाने के आदमी थे, अब हमें नए तरीके से काम करना है। वो हमारे फैसलों में दखल दे रहे थे, इसलिए उन्हें जाना ही था। और वैसे भी अब इस हवेली के असली फैसले हमें करने चाहिए, आपको अब आराम करना चाहिए। विश्वजीत ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ बाबूजी, अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी ये समाज सेवा और ये पुराने नियम हमारे बिजनेस के लिए नुकसानदेह हैं, हमें आधुनिक होना होगा। दिग्विजय का एहसास हो गया कि जिस घर को उन्होंने एक सुरक्षित किला बनाया था, उसके अंदर के दीमक अब उसकी नींव खोखली कर चुके हैं। उन्हें समझ आ गया कि जिस सुरक्षा और समर्थन का ये दोनों अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ रहे हैं, उसे अब वापस लेने का समय आ गया है। दोस्तों, जब कोई अपना ही हमारी जड़ों को काटने लगे तो सबसे कठिन फैसला वही होता है जो हमें सबसे ज़्यादा दर्द देता है। दिग्विजय जी ने जो फैसला लिया, उसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। क्या आपको भी लगता है कि जब औलाद मर्यादा भूल जाए तो पिता को कठोर होना ही पड़ता है? मैं विवेक वर्मा इस चैनल के माध्यम से ऐसी ही भावुक कहानियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आपका एक सब्सक्राइब हमारे इस छोटे से परिवार के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग मेरी कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपका एक-एक जुड़ाव मुझे यह एहसास कराता है कि मेरी मेहनत सही दिशा में जा रही है। तो अभी इसी वक्त हमारे इस परिवार के चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके प्यार और समर्थन के बिना यह सफ़र अधूरा है। कृपया सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बनें। कहानी में आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय जी ने अगले ही दिन शहर के सबसे बड़े वकील को बुलाया और एक ऐसा दस्तावेज तैयार करवाया जिसने सत्यप्रकाश और विश्वजीत के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्हें घोषणा कर दी कि रतन हवेली का जो ट्रस्ट है, जो परिवार के खर्चों और बेटों के व्यापार को फंड करता था, उसे वे तत्काल प्रभाव से बंद कर रहे हैं। यानी दिग्विजय जी ने अपना सारा आर्थिक और सामाजिक समर्थन वापस ले लिया था। हवेली के हॉल में सन्नाटा था। सत्यप्रकाश चिल्लाया, बाबूजी, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर आपने फंड्स रोक दिए तो हमारा व्यापार डूब जाएगा। बाजार में हमारे ऊपर करोड़ों का कर्ज है। लोग हमें कच्चा चबा जाएंगे अगर उन्हें पता चला कि आपका समर्थन हमारे साथ नहीं है। विश्वजीत भी गिड़गिड़ाने लगा, बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आप हमें इस तरह बीच मझधार में नहीं छोड़ सकते। आपकी वजह से ही बाजार में हमारी साख है। दिग्विजय जी ने शांत भाव से अपनी पगड़ी उतारकर मेज पर रख दी। साख मेरी थी, तुम दोनों की नहीं। तुमने मेरी साख का इस्तेमाल अपनी अय्यासियों के लिए किया। मैंने तुम्हें उड़ना सिखाया था, दूसरों को कुचलना नहीं। आज से रतन हवेली के दरवाजे व्यापारिक लेन देन के लिए बंद है। जो कर्ज तुमने लिया है उसे खुद चुकाओ, जो गलतियां तुमने की है उनका सामना खुद करो। आज से दिग्विजय सिंह का ये दूतावास तुम लोगों के लिए बंद हो चुका है। बेटों को लगा था कि ये सिर्फ एक धमकी है, लेकिन दिग्विजय जी अडिग थे। उन्होंने हवेली के मुख्य द्वार पर एक नोटिस लगवा दिया कि उनके बेटों के किसी भी व्यापारिक लेन देन से उनका कोई लेना देना नहीं है। अचानक जो लोग कल तक सत्यप्रकाश और विश्वजीत के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, वे अब हवेली के बाहर तगादा करने लगे। लेनदार अब डरने नहीं लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अब दिग्विजय जी की ढाल इन दोनों के साथ नहीं
नहीं है। सत्यप्रकाश की कंपनी पर ताले लग गए और विश्वजीत की महंगी गाड़ियां लेनदारों ने उठा ली। दोनों भाई अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हरिवंश और विश्वजीत एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। उनके बीच की रंजिश इतनी बढ़ गई कि हवेली के अंदर ही मारपीट होने लगी। दिग्विजय जी ये सब चुपचाप देख रहे थे। उनका कलेजा फट रहा था, लेकिन वे जानते थे कि अगर आज उन्होंने दखल दिया तो ये दोनों कभी अपनी पैरों पर पग खड़े नहीं हो पाएंगे। एक रात सत्यप्रकाश ने हार मानकर दिग्विजय जी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। बाबूजी, मैं बर्बाद हो गया, लोग मुझे जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं, प्लीज़ एक आखिरी बार मेरी मदद कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। दिग्विजय जी ने दरवाजा नहीं खोला। अंदर से सिर्फ एक आवाज़ आई, सत्यप्रकाश, जब तुमने सदाशिव काका को बाहर निकाला था तब तुमने अपनी आखिरी उम्मीद भी बाहर निकाल दी थी। अब जो बोया है वही काटो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब वो हाथ जो हमें संभालता है वो अचानक खिंच जाए तो क्या होता है? दिग्विजय जी का यह फैसला क्रूर लग सकता है, लेकिन यह एक पिता का अपनी औलाद को हकीकत से रूबरू कराने का आखिरी तरीका था। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं और आपको जीवन की एक सच्ची सीख दी है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्यार और समर्थन के बिना यह मंच अधूरा है। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही इंसानियत और त्याग की कहानियां समाज के सामने लाने का हौसला देता है। कृपया लाल बटन दबाकर इस भावुक परिवार का हिस्सा बने। अगले कुछ महीनों में रतन हवेली का वैभव मिट्टी में मिल गया। सत्यप्रकाश और विश्वजीत को हवेली छोड़कर एक छोटे से किराए के मकान में जाना पड़ा। जो भाई कल तक नौकरों पर हुक्म चलाते थे, आज उन्हें खुद अपनी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। उनकी पत्नियां हेमलता और कौशल्या, जो कभी गहनों और साड़ियों से लदी रहती थी, आज पाई पाई के लिए तरस रही थी। इधर दिग्विजय जी और गिरिजा देवी ने अपनी बची हुई संपत्ति को एक चैरिटेबल ट्रस्ट में डाल दिया और खुद एक आश्रम में जाकर रहने लगे। उन्होंने अपने बेटों के लिए एक पत्र छोड़ा था। एक दिन जब सत्यप्रकाश और विश्वजीत पूरी तरह टूट चुके थे, उन्हें वो पत्र मिला। उसमें लिखा था, मेरे बच्चों, तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, लेकिन सच तो ये है कि मैंने तुम्हें आज़ाद किया। तुम मेरे नाम के पिंजरे में कैद थे और तुम्हें लग रहा था कि तुम उड़ रहे हो। जब तक तुम्हें अपनी मेहनत की रोटी का स्वाद नहीं पता चलेगा, तब तक तुम इंसान नहीं बन पाओगे। जिस दिन तुम खुद के दम पर एक रुपया कमाओगे और अपनी साख खुद बचा बनाओगे, उस दिन रतन हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए फिर से खुल जाएंगे, लेकिन एक बेटे की तरह, एक वारिस की तरह नहीं। सत्यप्रकाश और विश्वजीत की आंखों में पहली बार अहंकार की जगह पश्चाताप के आंसू थे। उन्हें समझ आ गया कि पिता का साया क्या होता है और उसे खोने का दर्द क्या होता है। उन्होंने तय किया कि वे अब किसी का सहारा नहीं ढूंढेंगे, बल्कि खुद को साबित करेंगे। 2 साल बीत गए। सत्यप्रकाश ने एक छोटी सी किराने की दुकान शुरू की और विश्वजीत ने एक कारखाने के मैनेजर की नौकरी कर ली। उन्होंने मेहनत की, अपना कर्ज चुकाया और धीरे धीरे समाज में अपनी खुद की पहचान बनाई। अब उन्हें कोई दिग्विजय सिंह का बेटा नहीं कहता था, बल्कि उनकी अपनी ईमानदारी के लिए जानता था। एक सुबह दिग्विजय जी आश्रम के बाहर बैठे थे, तभी उन्होंने देखा कि 2 युवक अपने परिवार के साथ हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए आ रहे हैं। वे सत्यप्रकाश और विश्वजीत थे। उनकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो घमंड से आती है, बल्कि वो शांति थी जो कड़ी मेहनत से मिलती है। सत्यप्रकाश ने दिग्विजय जी के पैर छुए और कहा, बाबूजी, आज मैंने अपना आखिरी कर्ज चुका दिया है। आज मेरे पास हवेली तो नहीं है, लेकिन अपनी कमाई की एक सूखी रोटी जरूर है। क्या अब मैं आपका बेटा कहलाने के लायक हूँ? दिग्विजय जी की आंखों में आंसू न निकले। उन्होंने अपने दोनों बेटों को गले लगा लिया। बेटा, आज तुम उस साम्राज्य के मालिक बन गए हो जिसे कोई छीन नहीं सकता, तुम्हारी अपनी साख। दिग्विजय जी ने हवेली की चाबियां निकाली और सत्यप्रकाश के हाथ में रख दी। अब ये हवेली फिर से गुलजार होगी। अब यहाँ सुरक्षा का कवच पिता का नाम नहीं, बल्कि बेटों की मेहनत होगी। मेरे प्यारे श्रोताओं, यह कहानी हमें बहुत बड़ा सबक देती है। कभी कभी हमें आगे बढ़ाने के लिए अपनों को पीछे हटना पड़ता है। सहारा देना अच्छी बात है, लेकिन जब सहारा बैसाखी बन जाए तो उसे हटा देना ही बेहतर होता है। असली विरासत संपत्ति नहीं, बल्कि वो संस्कार और मेहनत होती है जो हमें खुद के दम पर खड़ा करती है। उम्मीद है कि दिग्विजय सिंह और उनके बेटों की यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। मैं आपका अपना विवेक वर्मा विदा लेता हूँ, लेकिन जल्द ही वापस आऊँगा एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। याद रखिएगा, कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, वे हमें जीना सिखाती हैं। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें और अपनों से प्यार करें। अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।